हाय फ्रेंड्स, मैं रंजन कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की क्लास बाय रंजन कुमार पर हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूँ जो एग्जाम के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका हम लोग रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि एक धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग का 3 गुना दूसरे भाग के 10 गुने के साथ जोड़ने पर संपूर्ण का 7 गुने के बराबर है। भागों का अनुपात क्या है? ये आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो एग्जाम के तहत से आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि एक धनराशि को दो भाग में बांटना है, यानी दो भाग में बांटना है। तो माना कि धनराशि हम मान लेते हैं कि वह जो धनराशि है वो कुछ मान लिए, जिसे धनराशि ही लिखते हैं सिंपल रूप से, ठीक है। वह कोई क्या है, धनराशि है। अब इसको दो भाग में बांटना है, तो दो भाग में बांटना है तो एक भाग मान लिए ए है और दूसरा भाग क्या मान लिए बी है। धनराशि को दो भाग में बांटा गया, एक ए और दूसरा को बी भाग में बांटा गया। अब बांटने पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक भाग का 3 गुना, यानी जो पहला भाग है उसका 3 गुना, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे भाग के 10 गुने, दूसरा भाग जो बी है इसका 10 गुना के साथ जोड़ने पर, यानी इन सभी को आपस में जोड़ने पे प्लस का साइन यहाँ पे करेंगे, पर संपूर्ण का 7 गुना, संपूर्ण मतलब टोटल हमारे पास क्या था, ए प्लस बी ही था, इसका 7 गुना के बराबर होता है। बराबर यहाँ सिंपल करेंगे। अब यहाँ पे 3 में ए का मल्टीप्लाई करेंगे, 3a प्लस 10b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब ए और बी को एक साइड करते हैं, यदि 7a इधर है तो इस 3a को यहाँ से उठाते हैं, बराबर की साइड आते हैं। तो जब ये लाएंगे तो ये प्लस में, इधर आने पे माइनस में, यानी 7a माइनस 3 भी हो जाएगा। और बी आपका ए साइड है, इसको उठा करके हम उस साइड भेजते हैं, बी की तरफ भेजते हैं, 10b की तरफ, तो 10b माइनस 7b। तो 7 ए में से 3 ए जाएगा आपका, तो 4a इज इक्वल टू 10b में से 7b जाएगा 3b। ए बी का पूछ रहा है कि भागों का अनुपात क्या है, यानी ए अपॉन बी हमको निकालना, ए बाई बी निकालना। तो जब बी को हम ए साइड भेजेंगे तो 4 इसके साइड जो है, 4 ए के साथ जो है बराबर को वो साइड भेजने पे ए बाई बी आपका 3/4 प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों भाग का जो अनुपात होगा 3:4, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी ने अपने रुपयों का, ठीक है, 12.5% खर्च किया तथा 1600 रुपया इसके बाद खर्च किया एवं पुनः शेष का 20% खर्च किया। यदि उसके बाद उसके पास 960 रुपया बचे रह जाए तो उसकी मूल राशि थी। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, ये क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आदमी ने अपने रुपयों को 12.5% खर्च किया। तो माना व्यक्ति के पास जो रुपया थी, माने हम एक्स मान लिया, व्यक्ति के पास रुपया था, 100 रुपया था। ठीक है। अब कह रहा है कि एक्स का 12.5% खर्च कर दिया। इस बात को समझेंगे, 12.5% है, इसको हम लोग 12.5% भी लिख सकते हैं। ये खर्च कर दिया, परसेंटेज मतलब जानते हैं, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। यानी किसी व्यक्ति के पास यदि 100 रुपया था तो उसमें से कितना खर्च किया हुआ, 12.5 रुपया खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, तो 87.5 रुपया वह बचेगा। ठीक है ना। अब ये हम वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि यदि उसके बाद उसके पास 960 रुपया बचे, यानी बचा हुआ कह रहा है कि अंत में जाकर इतना रुपया बचता है, तो यानी इससे हमको जो बचने वाला है, कितना परसेंट खर्च करने के बाद कितना बचता है, इसी से आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम आपका यहाँ निकाल दें 12.5%, यानी 12.5 रुपया खर्च करेगा तो बचेगा कितना, तो 100 रुपया यदि उस व्यक्ति के पास था तो 12.5% खर्च किया तो बचा कितना, तो 87.5/100। परसेंटेज है तो परसेंटेज के बदले यहाँ पर डायरेक्ट हम 100 लिख दिए। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है खर्च किया था 1600 रुपया, इसके बाद खर्च किया। ये जो बचा रुपया है, ठीक है ना, ये हमको बचा हुआ रुपया पहले एक्स था, उसमें से इतना खर्च किया तो बचेगा, ये बचा वाला हमको प्राप्त हो रहा है। इसमें से फिर कह रहा है कि 1600 रुपया खर्च किया, तो खर्च करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस आपका होगा, घटेगा आपका, तो -1600 एवं पुनः शेष का 20%, यानी जो ये बचता है आपका, इतना खर्च करने के बाद 1600 रुपये खर्च करने के बाद ये टोटल जो शेष प्राप्त होता है उसका 20% खर्च किया, यानी 20% खर्च किया का मतलब बचेगा कितना, तो 80 बचेगा। यहाँ देखते हैं 20% खर्च, तो 20% खर्च किया, इसका मतलब 100 रुपया उसके पास था, 20 रुपया खर्च किया, ठीक है, तो बचा कितना, 80 रुपया। तो बचा, हम बचत ही निकाल रहे हैं तो बचत वाला पार्ट को हम ऊपर रखेंगे, 80/100। तब यहाँ पे कह रहा है कि उसके पास 960 रुपया बचता है। ये मेरा इक्वेशन है। यहाँ से 1 0 कैंसिल करेंगे, 8 से काटेंगे तो 12×7 = 84, 12×8 = 96। ठीक है। तो इसको यदि यहाँ दशमलव हटाते हैं तो 1 0 आपका नीचे चलाएगा, तो 875 x/1000, ये बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 120 में 10 का गुना करेंगे तो सीधे 1200 00 हो जाएगा। ये -1600 है, इधर आएगा तो आपका
प्लस 1600, यानी जोड़ने पे ये आपका 2800 प्राप्त होगा। ठीक है। एक्स का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 1000 है जो आपका डिवाइड में है, इधर आने पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 और डिवाइड 875। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैंसिल करना है सीधे, तो 2800 गुना 1000, ठीक है, बटा 875। इसको काटेंगे 5 से, यदि काटते हैं तो 5 एकम 5 35, 7 पचे 35 लगेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 पचे 25, 5 से इसको यदि कैंसिल करेंगे तो 5 पचे 25, 5 छः 30, ठीक है, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इसको यदि कैंसिल करते हैं 5 दूनी 10, सॉरी 5 से ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ 5 सत्ते 35, 112 ही रहने देते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, ये 200 हो जाएगा, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 7, ठीक है, तो 42 अच्छा 42, यानी 16 और 200 का मल्टीप्लाई आपका जो होगा 16 दूनी 3200 रुपया, यानी उस व्यक्ति के पास एक्स के रूप में जो हम व्यक्ति माने थे टोटल 1 रुपया, तो कितना रुपया पहले प्राप्त था उसके पास था, तो उसकी मूल जो राशि थी 3200 रुपया थी। इसको आप और भी दूसरे तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, जैसे जैसे सहूलत हो आपका, ठीक है, उसको आसानी से आप कैंसिल करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कह रहा है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक थोक विक्रेता अपने माल को एक खुदरा व्यापारी के पास 12.5% के लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी उस माल को 3240 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। थोक विक्रेता का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देखते हैं कैसे बनता है। अब 12.5% मान लेते हैं कि ये कोई व्यापारी जो आपका है थोक विक्रेता, ये थोक विक्रेता आपका हो गया, ठीक है। ये माल बेचा, किसको बेचा, खुदरा व्यापारी को बेचा, खुदरा व्यापारी को। और खुदरा व्यापारी किसको बेचता है, किसी व्यक्ति को, यदि मान लेते हैं व्यक्ति को बेच दिया, तो थोक व्यापारी है जो 12.5% लाभ पर, तो 12.5 को अभी हम बताएं, उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में 12.5% को इस प्रकार लिख सकते, 12.5% किस पे, लाभ पे, लाभ पर बेचा, ठीक है। अब उसके बाद खुदरा व्यापारी उस माल को इतना रुपया में बेचकर 20%, ये भी जब व्यक्ति को किसी व्यक्ति को बेचता है तो इसको भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब 20% लाभ प्राप्त होता है कब, वो वस्तु को कितना बेचता है, 3240 रुपया में। तब कह रहा है थोक विक्रेता का मूल्य क्या है, यानी पहले वाला मूल्य क्या होगा। तब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ सब इस सभी स्थिति में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो मतलब सभी में बढ़ते हुए जाएगा आपका मूल्य। तो इस तरह का क्वेश्चन का हम रिवर्स निकालते हैं, यहाँ से इसका उल्टा हम सॉल्यूशन करेंगे। यानी यदि व्यक्ति के पास 3240 रुपया है तो यहाँ से हम थोक व्यापारी का मूल्य निकालेंगे, तो 3240, ये 20% लाभ पर बेचा है। 20% लाभ का मतलब जानते हैं, यदि 100 रुपया आपका सीपी है, क्रय मूल्य है, तो आप कितना में बेचिएगा, 20 रुपया लाभ होगा, तो 120 रुपया हमको एसपी करना होगा। तो हमको निकालना क्या, इस व्यक्ति का मूल्य निकालना, यानी इस थोक व्यापारी का मूल्य क्या है। तो ये इससे धीरे धीरे यदि हम पीछे रिवर्स जाएंगे तो इसका मूल्य धीरे धीरे घटता जाएगा, तो घटता जाएगा उस हिसाब से 100/120, यानी व्यक्ति 3240 में प्राप्त करता है, तो थोक खुदरा व्यापारी कितना उसको मिला, वह कितना में प्राप्त किया, तो ये 100/120। इसका जस्ट उल्टा लिखते चल जाएंगे। अब अगला 12.5% है, तो 12.5% लाभ का मतलब समझते हैं कि 100 रुपया यदि सीपी है तो उसको कितना बेचेंगे, 12.5 रुपया लाभ मिलेगा, तो 112.5, तो 100/112.5, यही सॉल्यूशन है। इसी को सॉल्व करना है, 10 से 10 होगा आपका, यहाँ से 10 से 10 यहाँ कैंसिल कीजिए, ठीक है। अब यदि इसको 4 से काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 अठी 32, 1 हो जाएगा, इसको काटेंगे 27 तिया 81, इसको यदि काटते हैं 5 से तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25, 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100, 25 नमा 2 25, 25 चौक 100, और ये 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 तिया 27, 3 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पे आपका 20 हो जाएगा। यानी थोक विक्रेता का क्रय मूल्य, थोक विक्रेता कितना में अपना वस्तु प्राप्त करता हुआ, तो 2400 रुपया जो है यही सही आंसर है, और इसका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लास्ट इसका है जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 जनवरी से 31 मई 1954 तक 8% की दर से 4500 रुपया का ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको ब्याज निकालना, यानी सिंपल इंटरेस्ट वाला ये क्वेश्चन आ गया, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खाली यहाँ पे दिक्कत क्या कर रहा है कि 5 जनवरी से 31 मई 1954 दिन में ये इसका टाइम दिया हुआ है, तो 5 जनवरी, ठीक है, 1954 का बात ही कर रहा है, तो 1954 से हमको कब तक का निकालना है, तो हो जाएगा आपका 31 मई 1954 की बात कर रहा है। तो अब निकालना है तो जनवरी, तो 5 जनवरी, तो जनवरी में तो होता है आपका 31 दिन है,
ठीक है। तो 5 जनवरी चला गया, यानी 5 दिन जनवरी का चला गया, तो जनवरी में बचेगा कितना दिन, 26 दिन। ये जनवरी हो गया। अब फरवरी, तो फरवरी हमको ये मालूम करना होगा पहले कि ये जो ईयर है लीप ईयर है या नहीं, क्योंकि लीप ईयर जब होता है तो फरवरी आपका 29 दिन का हो जाता है। कैसे प्राप्त करेंगे, किसी भी जो ईयर है उसमें यदि हम 4 से डिवाइड करें, ठीक है ना, 4 से यदि उस ईयर में डिवाइड करते हैं, पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, तो वो लीप ईयर होगा। शताब्दी ईयर को छोड़कर, शताब्दी ईयर का मतलब हो गया जैसे 2000 हो गया, 2100, ये 000 वाला, इस सभी को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तब इसको इस तरह से लीप ईयर नहीं ज्ञात करते। इन सभी में 400 से डिवाइड किया जाता है। यदि 400 से पूरा पूरी कट जाएगा तब आपका लीप ईयर ये निकलता है, ठीक है। और ये जो सिंपल जो ईयर है, साधारण जो ईयर है सिंपल आपका, तो ये इसमें 4 से हम डिवाइड कर दें। यदि 4 से डिवाइड करने पे पूरा पूरी ये कैंसिल हो जाएगा तो लीप ईयर होगा, डिवाइड करने पे कैंसिल नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं होगा। तो इससे डिवाइड करने पे पूरा पूरी कैंसिल नहीं होगा, यानी लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी कितना दिन का होगा आपका, 28 दिन का। ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। अब आते हैं मार्च, तो मार्च कितना दिन का होगा, 31 दिन का। जनवरी, फरवरी, मार्च। उसी प्रकार अप्रैल का निकालते हैं, तो अप्रैल जो आपका हो जाएगा कितना दिन का हो जाएगा, ये 30 दिन का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मई, तो मई आपका तो दिया हुआ, मई कितना दिन का रहा, 31 दिन का। तो इन सभी को यदि जोड़ते हैं तो 8 6 14 15 1 16 के 6 हाथ मेरा एक, ठीक है। 3 3 6 3 9 3 12 और 2 15, यानी 156, ठीक है। ये आपका एक, सॉरी, 3 3 6 3 9 9 और 3 12 12, 9 3 12 2 14, 146, यानी 146 दिन ये आपका निकल के आएगा। इन सभी को जोड़ने पे 146 दिन आपका प्राप्त होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट सीधे आपका पी दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में 4500, उतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधे एस आई का फॉर्मूला लगाते हैं। एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो पी का वैल्यू दिया हुआ है 4500 रुपया, आर आपका दिया हुआ रेट 8% है, और टाइम दिया हुआ 146, ये दिन में। तो हम लोग ईयर है जो यहाँ पे 8% है, जो वार्षिक रूप यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब सिंपल समझ जाना 8% पर ईयर वार्षिक रूप में। तो इसको वर्ष में बदलने के लिए हम लोग 365 से डिवाइड करेंगे बाई 100 इंटू 365। एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 यदि 9 से काटते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 9 45, यहाँ पे 5 7 35, ठीक है। अब 5 या 15 73 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, 9 72 दूनी 144। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 144 रुपया प्राप्त आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप अभी तक आपने मेरे चैनल मैथ की क्लास बाय रंजन कुमार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो उस दौरान क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को रिवाइज अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। यदि उसके बाद बना करके आंसर मिलाए क्या सही मिलता है या नहीं मिलता है। अभी जो आपका समय है रिविज़न करने का समय है, जितना यदि आप रिविज़न कीजिएगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए उतना ही बेहतर होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आप रिविज़न कीजिए, ठीक है ना। तो ये है जो आपका रिवीजन के उद्देश्य से हमारे तरफ से ये क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। रिवीजन सेट अभी चल रहा है, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर का आपका रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको इन सभी का जो बेस्ट ट्रिक होगा, सिंपल जो मेथड होगा उससे आपको सॉल्व कराने की कोशिश भी हमारे वीडियो के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा आपको किया जाएगा, ठीक है ना, करवाया जाएगा। इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ की क्लास शेयर करें, ठीक है ना। दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं कि वो अगला क्वेश्चन किस प्रकार इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला, कैसा त्रिभुज कह रहा है यहाँ पे, समबाहु त्रिकोण है, तो त्रिकोण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो सबसे पहला आपका इस पॉइंट को समझना हमको बहुत जरूरी है कि समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भी का समबाहु त्रिकोण, समबाहु त्रिभुज कहते किसे है तो हम लोग सभी जानते हैं, बहुत पढ़े हैं, लेकिन कि उस प्रकार का त्रिभुज जिसका तीनों साइड आपस में बराबर हो, आपका समबाहु त्रिभुज होगा। यानी इसका मतलब कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर भुजा है तो 16 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का सभी भुजाएं आपस में 16 16 16 होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिकोण की ऊंचाई क्या है, यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई, ये हाइट क्या होगा, ये हाइट हमको निकालना है कि इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा। तो इसका सिंपल एक आपका फॉर्मूला होता है, इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए किसी, ठीक है ना। ये जो समबाहु त्रिभुज, एक फार्मूला जो अप्लाई होगा समबाहु त्रिभुज के लिए सीधे है, सिंपल
समबाहु त्रिभुज के लिए समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, ठीक है ना, √3/2 इंटू भुजा। इसे आप नोट कीजिए अपने नोट कॉपी में और इसे स्मरण भी रखिए, ध्यान में रखिए। समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का जो फॉर्मूला होगा √3/2 इंटू भुजा, तो √3/2 भुजा के जगह पे आपका कितना है, साइड 16 है, ठीक है। तो 16, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 8, 8 √3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का ये फॉर्मूला होता है। यदि क्षेत्रफल पूछ देता आपका कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है ना। परिमाप का तो हम लोग सभी जानते हैं, सिंपल समबाहु त्रिभुज के परिमाप होता है तीनों भुजा आपस में बराबर है, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, भुजाओं का योगफल, या फिर सिंपल हम लोग 3 गुना भुजा भी कह सकते हैं। ये इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इस ऊंचाई निकालने का ये फॉर्मूला है √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर और परिमाप 3 इंटू भुजा। और इसके सभी कोण जो होंगे कितने होंगे, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं और सभी कोण कितने कितने डिग्री होंगे, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आपका ट्रिगोमेट्री का ये क्वेश्चन है कि यह मानते हुए tan थीटा प्लस 15 इक्वल टू √3, तो थीटा का मान बताइए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखते लिखते हैं, जो क्वेश्चन दिया उसको नोट करते हैं। tan थीटा प्लस 15 इज इक्वल टू √3। तो इधर जो आपका इक्वल के जो लेफ्ट साइड में आपका है LHS में tan के रूप में है, तो इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि tan के रूप में बदले, ठीक है। तो इसको यदि हम tan के रूप में बदलते हैं तो tan थीटा प्लस 15 लेफ्ट साइड वाला ज्यों का त्यों रहता है, tan √3 जो होता है, tan कब होता है, तो tan 60 बराबर √3, ठीक। tan 60 का √3 ट्रिगोमेट्री का जो वैल्यू है, ये सभी को आपको कंठस्थ करना है, अच्छी तरीके से याद रखना है, तभी इस तरह का क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। tan 60 बराबर √3, वही tan 30 यदि आपका रहता तो tan 30 बराबर हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना। tan 0 जो रहेगा आपका, तो tan 0 में 0 होगा। tan 45 का बात यदि करें तो tan 45 आपका 1 होगा। tan 60 √3 यहाँ पे है, ठीक है ना। और tan 90 जो होता है आपका, ये आपका इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ tan 60 बराबर आपका √3, तो tan से tan कैंसिल होगा, तो इधर आपका बचेगा थीटा प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो 60, ये प्लस में ये माइनस में, 60 में से 15 जाएगा तो 45 आपका बचेगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 45 डिग्री हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना नहीं भूले। हमारे चैनल जो है मैथ की क्लास बाय रंजन कुमार, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या है, ये निकालना है। यानी उस क्वेश्चन को विद्यार्थी को दिया गया कि आप 36 से भाग लगाइए, लेकिन गलती से वो 63 से भाग लगा दिया और आंसर 24 भी ला दिया भाई। अब पूछ रहा है कि अब तो गलत आंसर दिया है, तुम सही आंसर बताइए हमको क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। जो उसका सही जो क्वेश्चन था, कह रहा था, जो मिला था कि 36 से आपको डिवाइड करना है, ये राइट से, यदि 36 से डिवाइड करता तो राइट आंसर आता, लेकिन 36 के बदले उसने 63 से डिवाइड लगा दिया। एक गलत जो है, गलत प्रयोग किया है, 36 के बदले पे 63 प्रयोग किया, और आंसर जो लाया है 24 लाया, यानी 63 से किसी संख्या में भाग दिया। तो 63 से हम मान लेते कोई संख्या में भाग दिया, तो भाग देने पे 24 जो प्राप्त होगा, ये 24 उत्तर था। इसका मतलब ये भागफल के बारे में बता रहा है कि भागफल उसका 24 था, और भाग दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0, पूरा पूरी आपका कट गया होगा वो संख्या, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भाज्य निकालते हैं, तो भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर इस बीच वाला को भाज्य कहते हैं, ठीक है। ये भाजक होगा, ये भागफल होगा, ये शेषफल होगा। तो भाज्य बराबर जो होता है, बीच वाला जो होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य दिया और शेषफल 0 है, तो शेषफल कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल 0 भी लिख सकते। ये आपका है यहाँ पे संख्या। अब कह रहा था यहाँ पे ये हमको संख्या प्राप्त होगा, इसको आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे जा करके ये आपका डिवाइड ही होगा ये, ठीक है। तो कह रहा है कि 36 यदि भाग दिया जाए इस क्वेश्चन में उस संख्या को, तो आंसर क्या होगा, 36 से डिवाइड सीधे यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 9 36, 4 6 24, 9 से कैंसिल करेंगे 9 से 63, 7 6 42, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42 राइट आंसर होगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका एक सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो आप काफ़ी आसान है। इसको हम लोग फार्मूला के उपयोग से, फार्मूला का हेल्प लेकर के इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यानी दिया हुआ 3.39 इंटू 3.39 माइनस 2.61 इंटू 2.61 अपॉन 20 ये 7 8 है। ठीक है, ये 7 8 है और इधर आपका है -7.50 3.75। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो नंबर आपका है 3.39 3.39 यानी दोनों सेम है। यानी इस दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.39 का होल स्क्वायर। ये नंबर 2 बार है तो पावर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका जो है 2.61 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 0.78 और -7.50 अपॉन 3.75। तो यहाँ ध्यान से देखिए, दशमलव जो है 2 अंक इधर भी है, 2 अंक के बाद इसमें भी, तो दशमलव से दशमलव सीधे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इससे इसमें भाग करेंगे तो इधर आपका 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से इसको समझिए, यहाँ पे आपका एक फार्मूला तैयार हो रहा है, ये फार्मूला पे आधारित है। कौन सा फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, यदि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग सभी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट माइनस। इस पे हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.39 प्लस 2.61, एक ब्रैकेट प्लस और दूसरा ब्रैकेट होगा इसका माइनस हो जाएगा, अपॉन नीचे में जो जैसा लिखा हो वैसा ही रहने देते हैं, इधर -2, इसको कैंसिल करने पे 2 आया था। अब यहाँ पे इसको फिर से देखिए, इसको ऐड करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे आपका 9 1 10 6 3 1 10 यानी 3 2 5 और 1 6, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 मिलेगा। इसको यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो 9 में से 1 जाएगा आपका 8, 13 में से 6 तो 7 6 13। ठीक है ना, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 में 2 0, यानी 6 इंटू 7.8 अपॉन 7.8, ये भी है नीचे और यहाँ पे -2, तो 7.8 से 7 सीधे कैंसिल, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ -2, तो 6 में से 2 जाएगा, सीधे आपका 4 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए एवं बी के पास एक साथ मिलाकर 510 रुपया है। कितना रुपया कह रहा है कि 510 रुपया ये आपका है। सी के पास ए एवं बी की एकत्रित राशि से 330 रुपया कम है, और सी के पास है जो ए और बी की एकत्रित राशि से 303 रुपया कम है, बी के पास सी से 70 रुपया अधिक है, ए की राशि क्या है। इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसका कितना आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए एवं बी के पास एक साथ मिलाकर 510 रुपया है, तो जैसा कह रहा है हमको ऐसा करते जाएंगे। ए और बी के पास दोनों मिलाकर के 510 रुपया ये लिख दिए। ठीक है, अब देखो अगला कह रहा है कि सी के पास क्या कह रहा है, ए एवं बी की एकत्रित राशि, तो ए और बी की एकत्रित राशि, ए प्लस बी की एकत्रित राशि से 303 रुपया कम है, तो -303, यानी ए और बी के पास कितना है, तो 510 में से 303 जाएगा, यानी 500 में से 300 जाएगा 200, 10 में से 3 जाएगा 7, 207 रुपया। सी के पास कई रुपया है, 207 रुपया। अब अगला फिर कह रहा है कि बी के पास सी से 70 रुपया अधिक है, बी के पास सी से 70 रुपया अधिक, मतलब प्लस 70 रुपया। तो सी के पास पहले हम निकाले 207 रुपया, 207 में 70 जोड़ेंगे, 200 के रुपया है 77 रुपया। तो पूछ रहा है ये की राशि क्या है, तो इस यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ हमको फर्स्ट में दिया हुआ ए और बी का राशि का योग दिया हुआ, तो इसमें से यदि हम बी घटा देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग चलते हैं। ए प्लस बी हमको 510 रुपया है। अब हमको ए का निकालना है वैल्यू, तो यहाँ बी प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस बी। अब बी का वैल्यू रख देते हैं, बी का पास कितना रुपया है, तो 277। इसको घटाएंगे, यदि 10 में से 7 जाएगा 3, ठीक है ना, 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी 233 रुपया ये आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10%, 15% पहले हानि कह रहा था, अब कह रहा है कि लाभ हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसा पोजीशन है जहाँ पे उसको ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो हानि होगा तो नीचे जा रहा है, माइनस में जा रहा है, 15% हानि यानी -15 हो रहा है। ठीक है, अब लाभ कह रहा है, तो लाभ कह रहा है कि 10% लाभ हो रहा है, तो लाभ मतलब ऊपर जा रहा है यदि। ठीक है, मान लेते हैं इसे हम,
तो लाभ 10%, लाभ मतलब +10। तब अब इस दोनों के बीच में बताइए, इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना परसेंट है, तो ये 10 माइनस है, यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ कितना 10, यानी टोटल 25% का डिफरेंस है। तो सिंपल यहाँ से हम क्या करेंगे, कह रहा है कि उसको बेचने पर 150 रुपये अधिक मूल्य पर मिलता है। कब, जब पहले यदि वो -15% पर बेच रहा है और 25% वो बढ़ा दिया, यानी 25% पर यदि वो बेचता है, एक्स का 25% मान लेते, गाय का क्रय मूल्य एक्स है, तो एक्स का यदि 25% पे वह बेचता है तो वैसे स्थिति में 150 रुपये उसको मिलता है। 25% ज़्यादा बेचता है तो 150 रुपये उसको ज़्यादा मिलता है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि 15% यदि माइनस पे बेचा है और 10% अब लाभ पर बेचता है तो उसको 150 रुपया अधिक मिलता है। यानी परसेंटेज में कै रुपया अधिक, 25%, सॉरी परसेंटेज में कितना परसेंट अधिक, 25%, और रुपया में कितना अधिक, तो 150 रुपया। तो यहाँ से निकालेंगे यदि 1% में कितना अधिक, तो 150/25, इसलिए 100% में कितना अधिक, तो 150 गुना 100/25, तो 25 चौक 100, 15 चौक 60, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका। नहीं तो सिंपल इस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी एक्स का 25% बराबर 150, ठीक है, तो 25 छक 150, एक्स बराबर 600 रुपया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस मेरे चैनल मैथ की क्लास भाई रंजन कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ताकि अपने आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। जहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रहेगा और सभी का सॉल्यूशन है जो आपको सिंपल फॉर्म में बेस्ट तरीके से आपको उपलब्ध कराने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।